नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका सवाल आपका में। हरियाणा बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण देखा, हंगामा देखा, शोरगुल देखा, अविश्वास गिरता देखा, विश्वास उठता देखा। अब बारी इन सबके ऊपर उठकर बजट सत्र में बजट की ये भी देख लिया, जिसका प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी टकटकी लगाए बैठे थे, अपने अपने नजरिए से इसे देख रहे थे कि किस वर्ग को क्या मिलेगा, किस क्षेत्र को क्या मिलेगा। लेकिन हर एक सरकार से एक बुनियादी आस जरूर होती है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुगमता, रोजगार ये एक बुनियादी जरूरत है जिस पर सरकारों का अपना विजन होता है। लेकिन प्रदेश के चहुमुखी विकास के विजन को लेकर ये अपना बजट कितना खरा उतरता है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। वो बजट भाषण पढ़ रहे थे, वो विजन दिखा रहे थे, वो प्रदेश की हसरतों को मुकम्मल करने की बात कर रहे थे, वो समाज में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक हर योजनाओं को पहुंचाने की बात कर रहे थे, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे उनका प्रदेश को किस पायदान पर ले जाने का सपना है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और कृषि क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन लाने की बात कर रहे थे। दरअसल इस तरह की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल कर रहे थे, जिन्होंने आज टैब के माध्यम से 1,55,645 करोड़ का बजट पेश किया। 2 घंटे 34 मिनट तक बजट भाषण पड़ा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश को लेकर दिखाए गए इस विजन को अपने नजरिए से धराशायी कर दिया और इस बजट को खोदा पहाड़ निकली चूहिया तक बता दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कह दिया कि जब इस प्रदेश में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पर कैपिटा के हिसाब से 1 लाख का कर्जे का बोझ लेकर पैदा होता है। आज का यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अपना बजट पेश हुआ है। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है बजट के पिटारे से किस क्षेत्र को क्या मिला है, ये बात सर्वविदित हो चुकी है। इसलिए अब इस विषय पर ना जाते हुए हम इस बजट के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे प्रदेश की जनता को इस बजट से क्या मिला। क्योंकि आंकड़ों के चश्मे से इस बजट को देखें तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, विजन दिखाई देता है, लेकिन बातों में दम कितना है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। इसलिए इस विषय से जुड़े सवाल दिखाने से पहले हम आपको यह बता दें, यह मंच जनता को समर्पित है। जनता इस विषय को लेकर अपने सवाल हमारे साथ जुड़े मेहमानों से पूछ सकती है। अब आपको दिखाते हैं इस विषय को लेकर हमारे आज के कुछ सवाल। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं आज के, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और इसी के इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। तो सवाल हम आपको दिखाते हैं कि आज सवाल क्या है हमारे सवाल आपका में। तो सवाल आपको दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था को पंख ये अपना बजट लगा पाएगा क्या। फिर उसके बाद सवाल यह है कि बजट से कितना आत्मनिर्भर होगा हरियाणा। मनोहर बजट से विपक्ष को आस नजर क्यों नहीं आती है, जबकि सत्ताधारी पार्टी ये पूरे दावे कर रही है कि प्रदेश का विजन, प्रदेश की सरकार लगातार बेहतरी के लिए काम कर रही है। और बड़ी बात यह भी कि बजट में बेरोजगारी दूर करने का सरकार के पास प्लान क्या है, फसल विविधता को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है। इस सवाल को उठाने को लेकर मैं पूरा तफसीलात से आपको बताऊंगा कि इस सवाल को क्यों उठाया गया है, फसल विविधता को लेकर आखिरकार इस पहलू पर हम चर्चा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रदेश के लिए, प्रदेश की भूमि के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए। पेयजल संकट से जोड़कर हम इसे बात करेंगे और महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल इस विषय से जुड़ा है तो आप कॉल कर सकते हैं, तुरंत कॉल कीजिए। तो अपने बजट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था को पंख क्या ये अपना बजट लगा पाएगा, फसल विविधता को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर भी हम फोकस करेंगे जरूर। इसके जो तमाम पहलू हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे कि सरकार इसको लेकर क्या सोचती है। चलिए अब आपको मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मनीष खटाना है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सवाल आपका में। डीपी कौशिक है हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। तो सबसे पहले मैं मनीष खटाना जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन दोबारा से आपको सवाल बता देते हैं और सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि आजकल किस तरीके से आज का बजट जो खास रहा, मनोहर सरकार का विजन क्या है प्रदेश को लेकर। तो 1,55,000 से ज्यादा का ये बजट पेश किया गया है।
कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बागवानी के लिए 498 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो 2 घंटे 32 मिनट से ज्यादा का ये बजट भाषण वित्त मंत्री मनोहर लाल ने पढ़ा है और प्रदेश को लेकर एक विजन सामने रखा है कि प्रदेश सरकार राज्य को कहां पर ले जाना चाहती है और किस क्षेत्र में किस तरीके से काम करना चाहती है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है मनीष खटाना जी। मनीष खटाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल भी मेरा आपसे ये है कि सत्ताधारी पार्टी तो कह रही है कि प्रदेश को लेकर विजन बिल्कुल हमें साफ दिखता है, हमने तमाम क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया, उत्थान के लिए उद्धार के लिए हम प्रदेश के लिए सोचते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जो बात विपक्ष कह रहा है या नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जी, उसमें गलत क्या है? आज शिक्षा जो देश में और किसी भी प्रदेश के लिए सबसे जरूरी एक अहम विषय है, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही अगर नजरअंदाज कर देंगे तो मेरे ख्याल से उस बजट में कुछ नहीं है। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा का बजट घटाया है। अगर आप शिक्षा का बजट घटा रहे हो तो आपके पास दूसरी किस चीजों में आप उसका बजट बढ़ा रहे हो? दूसरी चीज, स्वास्थ्य के लिए इनके ऊपर क्या बजट है, उसमें इसमें कोई इन्होंने नहीं बताया। तीसरी चीज, किसानों के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। पेट्रोल और डीजल जो सबसे महंगा होता जा रहा है, जब इसको कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए जी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो अगर सेंटर की बात करें तो आज कच्चा तेल जिस रेट में है, किसानों को पहले हरियाणा में सब्सिडी मिला करती थी, सब्सिडी से डीजल यहाँ पर सस्ता हुआ करता था, किसान ट्रैक्टर में डाला करता था और कृषि जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उसमें यूज होता है। और हरियाणा जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहाँ 70% ज्यादा की आबादी गांवों पर कृषि पर आधारित है, अगर वहां आप किसान के बारे में नहीं सोचते, आप युवा के बारे में नहीं सोचते, रोजगार के बारे में नहीं सोचते, और जिस तरीके से यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा से पलायन करके गुजरात जा रही है, उसके लिए आपने क्या नई ऐसी चीज दी है जिससे कंपनियां यहाँ पे रुके या नई कंपनियां स्थापित हो? 75% नौकरी और रोजगार देने की बात बीजेपी करा करती थी, जिन्होंने कहा कि हम देंगे रोजगार, तो यहाँ से पलायन हो रहे हैं, तो 75% नौकरियां कब देंगे? पहली बात तो रोजगार ही स्थापित नहीं हो रहे। आपने पेट्रोल डीजल को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। अगर आपको खुद का अगर ये एग्जाम्पल देना है तो आप पंजाब में कर सकते थे ना, आप वहां पर वैट घटाते और एक बड़े स्तर पर घटाते, एक एग्जाम्पल जाता, आप एक नजीर पेश कर पाते। पंजाब में हरियाणा के मुकाबले कम है, आप उसको चेक कर सकते हैं। होता क्या है कि पंजाब का जो जीएसटी का जो है, जो सेंटर से गवर्नमेंट से जो पैसा आना होता है, जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे और जितने भी हमारे प्रदेशों में है, वहां पर बीजेपी के पास जो जीएसटी का जो पैसा जाता है, उसकी खपत जो सेंटर में जमा होती है और जो वापिस जब स्टेट को अलॉट होता है, वो पैसा ये रोक लेते हैं, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सरकार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये जानबूझकर ऐसा विपक्ष को इस तरीके से, जहां पर सरकार मतलब जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर उनको दिक्कत नहीं हो रही। इसी अगर पहलू को आपको ध्यान में रखे तो जहां पर भाजपा की सरकार है उनको दिक्कत नहीं हो रही। राजस्थान के गंगानगर में, श्री गंगानगर में पेट्रोल का रेट जानते हैं आप? पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको नजीरी पेश करनी है तो सबसे पहले जहां पर आपकी सरकार है वहां पर इस तरह की नजीर पेश कर दीजिए, तब तो आप कहने वाले बनते भी हैं। लेकिन आप इनको तो सुझाव दे रहे हैं कि आप वैट कम करते, महंगाई कम करते। आपके खुद के प्रदेश में क्या हाल है? आप देखिए ना, आप पंजाब में देखिए, कृषि किसानों का वहां पर ब्याज माफ किया, उनका ऋण माफ किया। आप राजस्थान में देखिए, उनका ऋण माफ किया। क्या हरियाणा में किसी एक भी किसान का 1 रुपए भी ऋण माफ करने का काम इन सरकार ने किया? इन्होंने पेंशन का वादा करा था कि हम 5,000 पेंशन करके देंगे। क्या पेंशन इन्होंने बढ़ाई? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, क्या इन्होंने रोजगार दिया? शिक्षा स्वास्थ्य का जो सरकार बजट घटाती है, किसानों पर जो ध्यान नहीं दे रही, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही, उस सरकार में बजट के लिए क्या है? बजट में सिर्फ जुमले ही जुमले हैं। तो मतलब विपक्ष को इस बजट से कोई आस नहीं है कि प्रदेश का कोई चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा, जो खुद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि प्रदेश का विजन बिल्कुल साफ है कि प्रदेश को आगे ले जाया जा सके, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो। लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है, आस नहीं आ रहा है। चल ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देते हैं। डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी डीपी कौशिक जी, विपक्ष तो कह रहा है कि कोई आस नहीं है इससे, इस बजट से कोई विजन नहीं दिखता सरकार का।
जबकि यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष ने यह तक कह दिया कि जब प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो पर कैपिटा के हिसाब से 1 लाख करोड़ का कर्ज लेकर वो पैदा होता है। प्रदेश की हालत यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1,98,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा प्रदेश पर हो गया है, 18% की दर से लगातार बढ़ रहा है। और अब बात करें प्रदेश की तो 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया है। कोई प्लान है क्या सरकार के पास, क्या इसका जवाब देने के लिए भी? मैं बताना चाहूंगा, अब विपक्ष के पास तो मुद्दा है नहीं, उनको कोई भी अच्छा काम कर रहा उनको बुरा ही लगेगा। आज हरियाणा के अंदर देखिए, मैं कनेक्टिविटी की बात करें तो आप हरियाणा के अंदर कनेक्टिविटी की बात देख लीजिए, रोड की बात करें रोड की बात देख लीजिए, स्कूल कॉलेज की बात करें वो देख लीजिए। आप कौन सा विकास इनको नजर नहीं आ रहा? और जितना बजट सरकार ने अब की बार तो देखना, बजट भी आपका बहुत सारा बजट इन्हें प्रावधान किया है, हर वर्ग के लिए प्रावधान किया है। पेंशन का अभी मेरे मित्र जी करा कर रहे थे, पेंशन जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट उनका पूरा करते जा रहा है। हर महीने आपका हर साल आपको बढ़ानी है, हमने बढ़ाई देंगे। कॉलेज खोलने की बात है, कॉलेज हमें मेडिकल कॉलेज की हर जिले में हमने बात की है, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो सरकार का जो विजन है वो क्लियर है, सरकार को विकास करना है। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को, युवाओं के लिए एक अच्छा आयाम स्थापित करना है, जिससे लोगों को किसी कोई समस्या ना हो। ना हमारे जो बेरोजगार युवा है वो किसी तरह, अभी अपने 75% का आरक्षण में दिया था, उसमें क्या सरकार ये पहले कांग्रेस नहीं कर सकती थी? इसके बाद हमने हर कॉलेज में, ITI में ये हमने किया भी, हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे टेक्निकल शिक्षा ले, और ताकि जो हमारा जो हमने 75 आरक्षण दिया उसमें हर कंपनी में जाकर अपना क्लियर है, उनके नौकरी का प्रावधान मिले। ये सब चीजें सरकार कर ही रही है ना काम। तो अब विपक्ष को क्या लगता है ये आपको पता है, तो विपक्ष जाने, अगर विपक्ष को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो विकास को टाइम देखने दे, काम करने दे सरकार को। सरकार डीपी कौशिक जी, मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार अपना विजन क्लियर कर रही है या फिर बजट पेश कर रही है तो उसको आगामी बजट पेश करने से पहले जो उसकी पिछले साल की जो अचीवमेंट रही है ना, जो उपलब्धियां रही है, सबसे पहले जनता के सामने वो रखना चाहिए कि जो हमने पिछली बार जो वादा किया था उस पर हम कितना खरा उतरे हैं और हमने कितना उस पर काम किया है। जो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो कितनी पहुंची है। अचीवमेंट के बारे में सबसे पहले बातचीत होनी चाहिए। एक बात यहां पर रखी थी 2020 और 21 के बजट में भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 4 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। प्रत्येक जिले में कैथ लैब, MRI, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रावधान था। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे इस बात को लेकर कि इसमें से कितना काम हुआ, क्योंकि इस बात को रखना बहुत जरूरी है। किसी भी सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है इसका, यहाँ पर ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जो MRI अल्ट्रासाउंड का प्रोविजन किया था सरकार ने, मुझे बताइए जितने 4 हमने हॉस्पिटलों में प्रावधान किया था, 4 में MRI और आपका अल्ट्रासाउंड हर हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा, मुझे बता दीजिए, जो हमने कमेंट किया था। दूसरा, हेल्थ के बारे में हमने कहा था, एक और विजन था हमारा सरकार का कि हर आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो स्वास्थ्य का लाभ आज भी बजट में काफी 5 लाख तक की जितनी आय कम है सबको हम आयुष्मान कार्ड देंगे। ये सरकार का कितना बड़ा विजन आप मुझे देखिए। और विकास, मतलब विपक्ष को ये भी नहीं लग रहा कि 5 लाख कि कितना बड़ा बीमा जो उनको दिया जा रहा है किसानों का। पिछली बार की बात करें हम, कितने मजदूर वर्ग ने उसका फायदा उठाया था आयुष्मान का, सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर आयुष्मान के सब केंद्र। तो देखिए काम धीरे धीरे हो रहा है। सर वो तो केंद्र की योजना है ना, वो तो केंद्र की योजना है। प्रदेश सरकार की योजना क्या है स्वास्थ्य को लेकर? वो तो केंद्र की योजना को आप लागू कर रहे हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार है ना, ठीक है मानते हैं, लेकिन प्रदेश की इसको लेकर क्या योजना है? प्रदेश की जनता भी तो टैक्स देती है ना, वो भी तो उम्मीद रखती है ना। टैक्स का पैसा खर्च नहीं हो रहा। विकास की जो विकास हम बता रहे हैं, रोड की कनेक्टिविटी आज हरियाणा के अंदर क्या 2011 वाली स्थिति है क्या? आप देखिए 2012 में रोडों में आप देखे तो आज के रोड देख लीजिए, आप फ्लाईओवर देख लीजिए, आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। जी सर, मैं स्पेशल एक जिले का जिक्र करना चाहूंगा, गुरुग्राम का, जहां पर 30 लाख की आबादी है और वहां पर एक सामान्य अस्पताल है सरकारी। अब आप सोच सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप सर्वेक्षण करवा लीजिए इस मुद्दे पर, और 250 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल है, छोटे क्लिनिक है। क्या करेगी जनता? गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के तौर पर। मैं गुरुग्राम में ही रहता हूँ, मुझे गुरुग्राम में मेरे पड़ोस में हॉस्पिटल है, मैं वही बात कर रहा हूँ। या तो आप तो फिर और बेहतर तरीके से जानते होंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे गुरुग्राम के अंदर ये हॉस्पिटल देखिए, कितने हॉस्पिटल है। डीपी कौशिक जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हम उनका एक सवाल ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जगाधरी से जुड़ गए हमारे साथ नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सबसे पहले सर मैं आपको और राजनीतिक सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि इन्हें इस बजट में हमारे लिए क्या करे आप?
मैं एक प्राइवेट कॉलेज में चपरासी का काम करता हूँ। वहाँ की मैनेजमेंट का वेतन 4-4 लाख रुपए है, मेरा वेतन 8,000 रुपए है। 8,000 में ना मैं अपने बच्चे पाल सकता और ना अपने घर का खर्चा चला सकता। 20,000 रुपए क्यों नहीं करे खट्टर ने? इसे क्या करा इस बजट में? सिलेंडर की सब्सिडी है, खाएगी, बिजली का रेट ही बढ़ा दिया, इन्हें तो मार दिया थोड़ा। चलिए नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए और अपना जो तजुर्बा है वो बताने के लिए। डीपी कौशिक, जो आपने सुना, जनता यही कह रही है बजट तो पेश कर दिया, लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? जनता का जिससे उद्धार हो सके, उत्थान हो सके। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बजट बताता हूँ जनता के लिए क्या करता है, सरकार को क्या है, सरकार को क्या है ये बताइए। आपके सामने ही है, जनता खुद बता रही है। बताइए, आप किसान के लगाइए, मजदूर वर्ग के लगाइए, रोजगार के लगाइए, ये बजट किसके लिए? उन्हीं के लिए है ना सर। हेल्थ में इन्होंने किया, शिक्षा में हम लोगों ने किया, कृषि के लिए हम लोगों ने किया, नौकरी के सर्विस के लिए हम लोगों ने किया। क्या क्या होता है बजट के अंदर? सारी चीजें सरकार दे तो रही है। तो सरकार का अपना चैलेंज है, धीरे धीरे सरकार अपने जितने मैंने वादे किए चैलेंज पिछली बार जितने भी हमारे पास लोगों के आवेदन जो आए थे कि 250 की सीट के आसपास हमने किस तरह से उन्होंने पूरे किए, और 91 में जो निगलेक्ट जो नहीं हो सकती तो अभी भी देखिए विधायकों से, एमपी से, जो भी और लोगों से प्रतिक्रिया ली गई थी सबसे पहले कि क्या चीजें वही सरकार ने डाली और इस तरह करने का प्रयास देगा सरकार। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जौड़ा सिंह पंचकुला से। जौड़ा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? आपको नमस्कार जी। हमारा जी नमस्कार। मेरा 1964 का जन्म है जी, पंचकुला का जी। और 4 मेंबर खाने वाले हैं और मेरे पास मजदूरी ही करता हूँ मैं जी। और मैं बीजेपी सरकार को ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शहर में पंचकुला में गांव हैं, विलेज हैं, तो क्या सारे इसमें क्या अमीर लोग हैं जी? तो पंचकुला में जितने भी गांव है उसमें गरीब कितने हैं, ये कभी इन्होंने खट्टर साहब ने आके नहीं देखा जी। चलिए जौहरा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डीपी कौशिक जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, अभी सरकार ने प्रोविजन किया है सर्वे करवाने का। आपने देखा है बजट के अंदर कि गरीबी के रिकॉर्ड में सर्वे करवाया जाएगा। 1 लाख से किसान मुख्यमंत्री उसमें आते हैं तो सबका सर्वे होगा। तो आयुष्मान का भी होगा, किसान जो गरीब आदमी का हर का सर्वे होना है। उसमें सरकार ने प्रोविजन लेकर आई है कि जिस भी गरीब आदमी को अपने बजट आपने खुद देखा है, तो अब लोग बजट को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें सारा प्रोविजन सरकार का बिल्कुल क्लियर है जी। मनीष खटाना जी, मेरा आपसे सवाल है, बजट से आपको क्या लगता है कि ये प्रदेश कितना आत्मनिर्भर बन पाएगा? बजट के बारे में आपने आम लोगों की राय ली। आम लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, लेकिन मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि फिलहाल सरकार पर नशे का जो चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतरने में समय लगेगा। और उसके बाद मेरे भाई ने एक बात कही कि सड़कों का जाल बिछाया, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए। जो सड़क आदरणीय हुड्डा साहब बना के गए, जिसमें केएमपी की बात करें, केएमपी हुड्डा साहब बना के गए, आज लगभग 6.5 साल का कार्यकाल हो गया। उस केएमपी के ऊपर आज तक लाइटें नहीं लगी, लेकिन इन्होंने वहां पर टोल काटना शुरू कर दिया। मतलब टैक्स पहले दिन लगा दिया और उस केएमपी का काम नहीं हुआ। अगर मेट्रो की बात करें तो हुड्डा साहब ने 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने का काम करा। मात्र 4 पिलर, ये 6 साल की सरकार में 4 पिलर उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। ये विकास की बात करते हैं, ये बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, यहाँ से कंपनियां पलायन कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं, एक भी कॉलेज इस सरकार में नहीं बना। चिकित्सा की बात करते हैं, अगर एम्स की बात करें तो आदरणीय हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने झज्जर के अंदर एम्स बनाने का काम करा। इनके सांसद गुड़गांव के राव इंद्रजीत सिंह जी, बीजेपी के सांसद, जिन्होंने घोषणा करी कि मैं रेवाड़ी के अंदर एक गांव है कोसली के, यहाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर इन्होंने अनाउंस करा कि मैं यहाँ पर एम्स बनाऊंगा, और उसके बाद उसकी जमीन आवंटित हुई, फलाना हुआ, कुल मिला के जुमले हुए। आज तक वहां पर एक ईंट नहीं रखी गई। लोगों ने वहां भूख हड़ताल करी, आमरण अनशन करा, वहां पर लोगों ने मांग रखी। उस मांग को इन्होंने इलेक्शन में भी कहा कि मैं पूरा करूंगा। मनीष खटाना जी, जो इंडस्ट्री वाली बात आपने बोली, खुद दुष्यंत चौटाला ने बात सदन में कही थी कि 400 से ज्यादा कंपनियां तो आपके कार्यकाल में चली गई थी। आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से आ रहा है, कहीं एमओयू साइन हो चुके हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा, ये उन्होंने आंकड़ा रखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में बनता, हरियाणा रोजगार के मामले में, हरियाणा किसान की उपज के मामले में,
हरियाणा में जो लोन था जो बैंकों का, उसको ऋण माफी के मामले में, हर मामले में हरियाणा और स्टेटों से नंबर 1 था। आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा प्रति व्यक्ति सबसे नीचे जा चुका है, आज प्रति व्यक्ति निवेश में नीचे जा चुका है। कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं, कौन से पलायन की बात कर रहे हैं? गुड़गांव में सबसे बड़ी कंपनी हरियाणा को जो रिवेन्यू, जो गुड़गांव 60% से ज्यादा रिवेन्यू पूरे हरियाणा को देता है, और मारुति जैसी बड़ी कंपनियां आज गुजरात पलायन हो रही हैं। तो आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि गुजरात के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ ये धोखा करा, ये छलावा करा, यहाँ से मारुति और बड़ी बड़ी होंडा जैसी कंपनियों को उठाकर गुजरात ले जाने का काम करा। जिस कंपनी की छोटी छोटी 600-700 यूनिट ऑलरेडी गुड़गांव में लगी हुई है, उस कंपनी को कोई शौक नहीं है गुजरात में जाके नया प्लांट लगाने का, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, सरकार विवश कर देती है। और सरकार, अगर देशवासियों ने प्रधानमंत्री अगर आपको बनाया है, तो आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, ना कि ठीक है। बीजेपी ठीक है मनीष खटाना जी, आपकी बात समझ आ गई है। डीपी कौशिक जी से इसको लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, मनीष खटाना जी ने बेरोजगारी का मामला भी उठाया, इसको लेकर मेरा एक सवाल भी है कि बजट में बेरोजगारी को दूर करने को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, प्लान क्या है? क्योंकि बजट में ये भी एक आंकड़ा ही रखा गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 से लेकर 60 साल तक के 8,36,000 बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार मुहैया कराने को लेकर सरकार का प्लान क्या है? क्या महज निजी क्षेत्र में 75% तक ये आरक्षण वाली जो ये कानून है ये लेकर आए हैं, क्या इससे समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, यदि सरकार ने अभी जो बजट में बताया कि 50,000 युवाओं को हर साल रोजगार देना है, सरकार उसके साथ प्राइवेट के साथ साथ सरकार का अपना विजन भी है, वो सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट हो, तो टारगेट सरकार ने रखा है। इसमें ये नहीं कि टारगेट रख दिया काम कुछ नहीं है। देखिए, अच्छी अच्छी कंपनियां आज आप देखिए हरियाणा के अंदर जो मनीष जी कह रहे हैं कंपनियां जा रही यहाँ से, आज सरकार के हिसाब से जो कंपनियां लोन की मैं सुविधा करूँ, स्टार्टअप इंडिया की बात करूँ, मेकअप इंडिया की बात करूँ, तो इतना मोदी सरकार ने दिया है। हमारे किसान भाइयों ने इनसे रोजगार, जो हमारी इंडस्ट्री, इनसे पूछो कि किसी भी बैंक में जाए। आज पहले तो मैं सरकार में रहा हूँ, मनीष जी मेरे भाई हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, बच्चे खाते खाते हैं। आज बैंक में जाओ, आपका सिर्फ 15 मतलब 1 घंटे के अंदर लोन सेंक्शन होता है काम करने के लिए। और जहाँ जो मेरे मनीष भाई जी बता रहे थे कि एम्स लेकर आए थे, मनीष जी एक ओपीडी लेके आया था, मुझे पता। डीपी कौशिक जी, मैंने आपसे सवाल बेरोजगारी को लेकर पूछा था कि सरकार का प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। मैंने बकायदा आपको आंकड़ा बताया कि बजट में बताया गया कि 18 से लेकर 60 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 8 लाख से ज्यादा, 8,36,000 एग्जैक्टली अगर देखें, तो इनको रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के पास क्या विजन है, क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि युवा क्या मांगेंगे? युवा तो नौकरी मांगेंगे। आप आंकड़ों का चश्मे से उनको दिखा के कि कहेंगे कि 17,000 का ये दे दिया, 18,000 का ये दे दिया, इतने इसके लिए आवंटन कर दिया, प्रावधान कर दिया, तो भाई युवाओं को तो रोजगार चाहिए ना। जी, सरकार ये रोजगार देगी और रोजगार देने वाला भी बनाएगी। सरकार का विजन क्या बता रहा हूँ, बार बार क्लियर है। 50,000 युवाओं को नौकरी का हमने जो वादा किया है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। प्राइवेट में हम अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं और युवाओं का स्किल करने के लिए आईटीआई को जो प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इस बारे में बात रख रहे हैं डीपी कौशिक जी, तो आपको ये भी पता होगा कि आखिरकार कितना इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुका है, कितने युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है पिछले 5 से 6 सालों के भीतर। आपके पास ये भी आंकड़ा होगा, ये आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि 50,000 नौकरियां हर साल देंगे, आप तो ये विजन दिखा रहे हैं ना, देंगे, लेकिन अब तक कितना दिया? जनता इसका हिसाब मांग रही है। इसके बारे में आप कुछ आंकड़ा बताइए तो कुछ संतुष्ट हो पाएंगे सभी। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ, कंपनियां कह रहे हैं कि पलायन हो रही है, कौन सी कंपनी पलायन हो रही है? आज आप झज्जर में जाके देखिए, आईएमटी में जो नया हमारा रिलायंस का आईएमटी मॉडल टाउन है, वहाँ पे हजारों कंपनियां आ रही है, वो रोजगार देने के लिए आ रही है। ऐसे नहीं आ रही कि उनको फोकट में लाया जा रहे हैं। रोजगार हरियाणा के अंदर अगले 5 सालों के अंदर आप देखिए तो जो सरकार का वादा है उसको पूरा आराम से करेंगे, और रोजगार देने के लिए और रोजगार लोगों को देने के लिए भी और देने वाले बनाने के लिए भी बड़ी व्यवस्थाएं की है सरकार ने, और आपके सामने ये सब चीजें के लिए रोटी नहीं। डीपी कौशिक जी, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे, आप आंकड़ों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मनीष जी के पास आना चाहूंगा। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? छोटा सा आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, फिर एक दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे जो बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि पंजाब से लेकर हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति तक, सरकारें तक जानती है इस मुद्दे को, लेकिन बातचीत नहीं होती। कोई मुद्दे पर इसका हल कैसे हो, कोई मिल बैठकर बातचीत नहीं करना चाहता है। मनीष जी, सबसे पहले आप इस पर आप अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया रखें जल्दी।
मेरे भाई कोटी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जरूर देगी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, काला धन देश में आएगा, ये बिल्कुल देंगे, लेकिन सिर्फ जुमले। हकीकत से चलिए ठीक है मनीष जी, बात समझ आ गई जो आपने प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इस एक मुद्दे को लेकर मैं उठाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि पंजाब से लेकर जितनी भी सरकारें हरियाणा तक है, वहां पर सभी को इस बात को लेकर मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए। खासतौर में हरियाणा और पंजाब की बात कर रहा हूं, फसल विविधता को लेकर ये आज महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठाया है कि फसल विविधता को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपको बताऊं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ये मुद्दा है, जिसमें गेहूं धान जैसी परंपरागत फसलों को उगाते ये तो आ रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से विविधता पूर्वक अलग अलग तरीके से बदला जा सके, इसको लेकर सरकारों के पास प्लान नहीं है। और नतीजतन आज ये है कि जो भूजल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है, पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है, फसल की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। तो ऐसे में जो गेहूं का जो आंकड़ा आया पंजाब में 1970-71 में 22.99 लाख हेक्टेयर था गेहूं की पैदावार होती थी, जो 2018-19 में बढ़कर 35.20 लाख हेक्टेयर होगी। और ठीक इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी है, इसमें भी कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकारों ने इस पर कितना काम किया, हमारी सरकारें इसके लिए कितना जिम्मेदार हैं, क्या कमेटी का गठन किया कि फसल विविधता को लेकर किसानों को समझाया जा सके। डीपी कौशिक जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, फिर मनीष खटाना जी आपसे भी, छोटी सी जल्दी से बोलिए। यस, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने जो आप किसानों की बात करो, कितनी कमेटियां बनाई। आज हर किसान के घर गाँव में जाकर कमेटियों ने उनको समझाया है फसल में। आप कह रहे हो किसान गेहूं पहले कभी 30-43 मन के हेक्टेयर होता था, आज कोई गेहूं 70-80 मन हो रहा है। अब क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी के मामले में फसल आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। बाजरा आप फसल के मिले क्या, अब सरकार ने कौन से एक किसान को किसान चैनल तक लेकर आए, किसानों गाँव जाकर उनको समझाया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उनको लगाया गया, हर चीज की सुविधा किसानों के लिए दी है सरकार। आप कह रहे हो भाई सरकारें गेहूं और धान खरीदती है ना, एमएसपी पर गेहूं धान सरकारें खरीदती है ना, तो जाहिर सी बात है ना किसान प्रभावित होगा ना, मुदासिर होगा इससे कि मैं गेहूं और धान उगाऊं, एमएसपी उसको मिलता है, उस पर भले कम मिलता हो जो किसान दावा कर रहे हैं, तो उसको जो प्रभावित करने के लिए दूसरी फसलों के लिए आप एमएसपी क्यों नहीं लगाते। 23 तरह की फसलों पर एमएसपी दी जाती है, लेकिन कितना इसका पालन हो पाता है ये सारे जानते हैं, हकीकत है ये। क्यों नहीं हो पाता, कैसे कहना सरकार ने। डीपी कौशिक जी, मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, यहाँ आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया 1970 और 71 में जो स्थिति थी, आज यही स्थिति हरियाणा में है। और स्थिति ये है कि खुद मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं, भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, पेयजल की संकट जो है वो गहराती जा रही है। ये क्यों हो रहा है, इसको लेकर क्या बजट में कभी चर्चा की है कि किसानों को समझाया जाए, एमएसपी को लेकर बात की जाए। चलिए मनीष खटाना जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी। मनीष खटाना जी छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी इस मुद्दे पर, छोटी सी प्रतिक्रिया। सरकार एमएसपी को लेकर चिंतित होती तो आज देश में 300 से ज्यादा जवान किसान शहीद हो गए। 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल सड़कों पर किसान इस सर्दी में, ठंड में, बारिश में बैठा है। सरकार का एक भी नुमाइंदा, सरकार का एक भी मंत्री। चलिए मनीष खटाना जी, हमारे पास समय कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मनीष खटाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल आपका में जुड़ने के लिए। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल आपका में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश को लेकर मनोहर पिटारा खुल गया है, सरकार के सामने चुनौतियां भी है कि प्रदेश में बढ़ रहे कर्जे को कम किया जाए, दबाव भी है कि किस तरह से इस बजट को जमीनी स्तर पर उतारा जाए, प्रदेश को ऊंचाइयों पर किस तरह से ले जाया जाए, और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। ये काम जल्द होना चाहिए, बिना किसी देरी के होना चाहिए, और जो विजन प्रदेश को लेकर दिखाया गया है वो जरूर पूरा होना चाहिए, ताकि हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सपने को साकार किया जा सके। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबरबाज।